तजिंदर सिंह लूथरा जी की कविताओं को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे वो अपने किसी दृश्य को देखते हैं, महसूस करते हैं और फिर उसमें अपना फलसफा और यथार्थ गूंथ कर उसे कविता में बदल देते हैं। उनकी कविता की पहली तह आपको उनके गाढ़े फलसफे और यथार्थ के मिश्रण में गहरे खींच लेती है। My name is Meenu Agrawal and I am your host for the event. The Delhi Lit Fest was launched in 2013 with the primary goal of promoting writers and their work, as well as cultivating an appreciation for literature and writing. 9 years of Delhi Literature Festival have seen a wide variety of speakers from across the globe participate in book reading, book launches, and panel discussions. As a public event, it's really a festival for everybody. We will have a plethora of writers and authors coming to you live in this Delhi Lit Fest virtual avatar during this 10th edition, which spans 6 days from 18th to 27th February. We would like to thank our sponsors, Vodafone Idea, media partner NewsX, DLF Malls, LIC of India, हर पल आपके साथ, and our social media partner Koo App and Blossom Coacher. अस्सी घाट का बांसुरी वाला by author Tajinder Singh Luthra ji, an IPS officer, will be in conversation with Dr. Om Nischal, a poet, a linguist, and well-known critic of Hindi. अस्सी घाट का बांसुरी वाला कवि का कविता संग्रह है। इस संग्रह में शामिल अस्सी घाट का बांसुरी वाला जैसे मां ठगी गई थी, लुहार का डर और एक साधारण शव यात्रा जैसी कविताओं ने बराबर सुधी पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है और अपनी नवीन दृष्टि और पर्यवेक्षण के चलते उनकी याददाश्त में स्थायी जगह बनाई है। उनकी नई कविताओं में एक कम मादक स्त्री और अरबी घोड़ा जैसे विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। Mr. Luthra has done his Master of Applied Positive Psychology from the University of Pennsylvania, USA. He is an IPS officer and a poet. Dr. Om Nischal हिंदी के सुधी आलोचक कवि एवं भाषाविद हैं। उनका जन्म प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के गांव हर्षपुर में हुआ और उन्होंने लखनऊ व अवध विश्वविद्यालयों से संस्कृत और हिंदी में MA और PhD की उपाधि शामिल की। उन्होंने भारतीय विद्या भवन मुंबई से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी किया है। शब्दों से गपशप, भाषा की खादी, शब्द सक्रिय हैं, खुली हथेली और तुलसी गंध, कविता के वरिष्ठ नागरिक, कुंवर नारायण, कविता की सगुण इकाई, समकालीन हिंदी कविता, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, कवि विवेक, जीवन विवेक व कुंवर नारायण पर संपादित कृतियों अन्वय व अन्विति सहित अनेक आलोचनात्मक कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। वे हिंदी अकादमी के युवा कविता पुरस्कार एवं आलोचना के लिए उप्र हिंदी संस्थान के आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना पुरस्कार, जश्न अदब द्वारा शान हिंदी खिताब व कोलकाता की विचार मंत्र द्वारा प्रोफेसर कल्याणमल लोढ़ा साहित्य सम्मान और यूको बैंक के अज्ञे भाषा सेतु सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं। आइए अब स्वागत करें लूथरा जी का और डॉक्टर निश्चल का और अस्सी घाट का बांसुरी वाला का आनंद उठाए। धन्यवाद मीनू जी, धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली लिटरेरी फेस्टिवल के लिए आज के इस दोपहर के सत्र में हमारे मेहमान कवि हैं श्री तजिंदर सिंह लूथरा जी, जो जाने माने कवि हैं, एक पुलिस अधिकारी हैं, और आज हम उनसे उनकी कविताओं के बारे में, जीवन के बारे में कुछ बातें जानेंगे और गुफ्तगू के साथ साथ उनकी कविताएं भी होती रहेंगी। इस लिट फेस्ट के नियामक अजय शर्मा जी और कार्यक्रम निदेशक श्री कुणाल जी और इस कार्यक्रम की होस्ट मीनू अग्रवाल जी के प्रति बहुत आभार। तो इस दोपहर के सत्र में लूथरा जी हमारे सम्मुख हैं। हम सब जानते हैं कि वे कवि, लेखक, एक लाइफ कोच, सुखी जीवन शैली के विशेषज्ञ, चिंतक, सीनियर IPS ऑफिसर, 1990 से भारतीय पुलिस सेवा में। इससे पहले वे दिल्ली में संयुक्त पुलिस आयुक्त रह चुके हैं, चंडीगढ़ के पहले DGP रह चुके हैं। जीवन और जीविका दोनों में संतुलन साधने वाले इंसान हैं वे। कविता और वैचारिक लेख लिखने का शौक है, या कहें कि उनके जीवन से जुड़ा
मामला है। medium.com और स्पीकिंग ट्री वेब पोर्टल्स पर वे जीवनानुभवों की छोटी छोटी कहानियों प्रसंगों से जोड़कर अपने आलेख लिखते हैं, जिसमें सुख, प्रसन्नता, मेडिटेशन, पेरेंटिंग, आत्मनिरीक्षण, लक्ष्य संधान, आशावाद और टेक्नोलॉजी इत्यादि विषय शामिल होते हैं। एक बार उन्होंने medium.com पर ही केवल इस प्रवृत्ति के दास बनते जा रहे बौद्धिक समाज पर एक लेख लिखा था, जो आए हुए आवारा किस्म के मैसेजेस और संदेशों को फॉरवर्ड करने में उद्यत रहता है। खुद कुछ नया नहीं सोचता करता, इसी उधार के विचार कारोबार में वह जीवन बिता रहा होता है। ऐसे बहुत सारे एक ऐसी प्रजाति हमारे बीच जो इसी में मुब्तला रहती है, अपने जीवन से मूल चिंतन से विरत रहती है। ऐसा ही एक लेख मैंने पढ़ा था एक बूढ़े किंतु बहुत उत्साही व्यक्ति के बारे में, जो उन्होंने medium.com पर ही लिखा था। और उसमें वो उत्साही व्यक्ति उन्हें जिम में मिला था, एक खास तरह से शारीरिक चुस्ती फुर्ती के साथ, यद्यपि बहुत सूटेड बूटेड उस तरह से नहीं जिस तरह से जिम जाने वाले लोग होते हैं, लेकिन उसकी जो संलग्नता थी सेहत के प्रति, जो उसकी आसक्ति थी और उसकी हिम्मत थी, उसकी साहस थी, उसने लूथरा जी को बहुत आकर्षित किया। और उन्होंने एक लेख लिखा कि उसका शीर्षक था कि गॉड मस्ट गिव अस हेल्थ नॉट एज, और ये उसी बूढ़े का कथन था। इसको उन्होंने एक अपने लेख का उन्वान बनाया और इस लेख को काफी लोगों ने सराहा और पढ़ा। तो लूथरा साहब, आपके इन गुणों से मैं बहुत प्रतिकृत हूं और दिल्ली लिटरेरी फेस्टिवल के इस आयोजन के लिए मैं आभार भी व्यक्त करता हूं कि इस बहाने आप जैसे सुधी कवि से मिलने और बातचीत करने और आपकी कविता या कविताएं सुनने का सौभाग्य आज मिल रहा है। बहुत बहुत स्वागत आपका इस कार्यक्रम में लूथरा साहब। तो इस गुफ्तगू की शुरुआत हम इस प्रश्न से करना चाहेंगे, जो कि शायद हर कवि से सामान्यतः पूछा जाता है, लेकिन उसका उत्तर हर कवि का कुछ अलग होता है, जैसे आपका भी अलग होगा। और वो सवाल है कि लिखने पढ़ने की तरफ रुझान जो है वो कैसे पैदा हुआ। आप सहारनपुर में जन्मे, जो उत्तर प्रदेश का एक केंद्र है, हिंदी भाषी केंद्र है, और आपकी बोलचाल और जबान में भी हिंदी भाषा की जो खुसूसियत है, वो उसका जो व्याकरण इतना चुस्त दुरुस्त होता है। आप कविताएं भी पढ़ते हैं तो बहुत ही संयत शब्दों के इस्तेमाल से। तो मैं जानना चाहूंगा कि लिखने पढ़ने की तरफ आपका रुझान कैसे पैदा हुआ। सबसे पहले मैं अजय शर्मा जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, दिल्ली लिटरेचर फेस्टिवल के संयोजक। उन्होंने यहाँ आने का मौका दिया। और उसके बाद ओम जी, आपके काइंड वर्ड्स के लिए, आपके शब्दों के लिए, आपके जो आपने मेरे प्रति कहे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रश्न कि पढ़ने लिखने की तरफ किस तरह से ध्यान गया, तो मेरी माँ की बहुत इच्छा थी कि मैं अच्छी तरह से पढ़ाई करूं और पढ़ लिख कर कुछ बनूं। तो माँ का एनकरेजमेंट होता था, माँ की तरफ से सराहना होती थी, तो पढ़ने लिखने में ध्यान स्वाभाविक रूप से जाना शुरू हो गया। लेकिन उसके बाद साहित्य की तरफ जाने का एक कारण यूं बना कि हमारे 11वीं और 12वीं की कक्षा में जो हिंदी के टीचर होते थे, कौशिक साहब, अब ये जाने क्यों वो उनका मेरे ऊपर बहुत स्नेह था। और मैं उनका यूं समझिए कि बहुत ही फेवरेट स्टूडेंट था। अब जैसे अब शिक्षक का अगर आपके प्रति स्नेह हो जाए, आप उनके फेवरेट स्टूडेंट बन जाएं, तो उसी साहित्य में, उसी सब्जेक्ट में आपका और ज़्यादा लगाव हो जाता है। तो इसीलिए हिंदी साहित्य ने, बल्कि यूं कहूँ कि साहित्य ने मुझे अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। और यहाँ से मेरी जो यात्रा है साहित्य के साथ, वो शुरुआत हुई और फिर वो आगे चलकर अब आज इस रूप में आ गई है कि मुझे साहित्य को मैं अपने आप से अलग करके देख ही नहीं सकता हूँ। क्या बात है। लेकिन लूथरा साहब, आज की हमारी बातचीत यूं तो जिस हवाले से हो रही है वो है आपका संग्रह, जो कुछ साल पहले आया था और अभी भी उतना ही ताजा तर है, क्योंकि आप बहुत कम लिखने वाले लोगों में हैं। आगे की उस सीख पर चलने वाले कि कम लिखो, जहां तक अनिवार्य न हो मत लिखो।
और लिखने के पहले दिमाग में उसका एक मसौदा बना लो, क्योंकि तुम जो लिखने वाले हो वो जिस पर मुद्रित या प्रकाशित होगा किसी कागज पर होगा, और जो कि एक पेड़ की बलि है, वे ऐसा कहा करते थे। बहरहाल आज दुनिया काफी बदल चुकी है। अब तो लोग इंटरनेट पर, ब्लॉग पर और कुंजी पटल के माध्यम से लिखते हैं, जिसमें किसी पेड़ की बलि नहीं होनी है। लेकिन एक दौर था, लेकिन कम लिखने का महत्व आज भी उतना ही असंदिग्ध है। अज्ञे ने जो कहा था उसकी कीमत है। लेकिन जाहिर है कि ये जो संग्रह है 80 घाट का बांसुरी वाला, ये तो बहुत अच्छी कविता आपकी है। और लेकिन इसको फोकस में रखने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि लेखन की शुरुआत आपने की, और जिसमें कि आपने अपनी उस शुरुआती पृष्ठभूमि का जिक्र भी किया, लेकिन किस विधा से शुरुआत की आपने? हमारे सामने आपका कविता संग्रह है, लेकिन जाहिर है कि केवल कविताएं ही नहीं, लोग लिखते हैं तो बहुत सारी चीजें उन्हें आकर्षित करती हैं, फिर उसे एक केंद्रीय विधा अपनी बना लेते हैं। आपने ऐसा क्या किया कि केवल कविता को केंद्रीय विधा बनाया? क्या इसी विधा से शुरुआत करके और इसी विधा में कुछ काम करने की चेष्टाएं आपके मन में पहले से ही थी? मैं स्टूडेंट लाइफ से ही कुछ ना कुछ लिखता रहा, और वो जो कुछ ना कुछ लिखा वो कविता के रूप में ही लिखा। जी मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में कि कविता को ही मैंने क्यों चुना। मुझे लगता है कि शायद जब मैं लिटरेचर को पढ़ा करता था तो कविता को पढ़ने में मुझे ज़्यादा आनंद आता था, तो उस वजह से मैं कविता की तरफ ही आकर्षित हुआ। और मेरा मानना है कि सब विधाएं महत्वपूर्ण हैं, निबंध भी महत्वपूर्ण है, कहानियां भी महत्वपूर्ण है, उपन्यास भी महत्वपूर्ण है, यात्रा वृत्तांत भी महत्वपूर्ण है, लेकिन कविता जो है वो एक विलक्षण विधा है। उसका एक अपना मजा है और उसका एक चैलेंज है। कविता अपने पोएट के सामने, अपने लिखने वाले के सामने वो चैलेंज क्रिएट करती है जो कोई और विधा नहीं कर सकती है। तो उस चैलेंज को स्वीकार करने में बड़ा मजा आता है, और फिर जब उस चैलेंज को स्वीकार करके आप अपनी कविता को पूरा कर लेते हैं तो उसका आनंद अलग ही होता है। तो मुझे लगता है कि यही कारण था कि मैं कविता की तरफ ज्यादा आकर्षित हुआ। हालांकि जैसे आपने बताया कि अब मैं कुछ आर्टिकल्स और एसेज भी लिखता हूँ, स्पेशली ऑप्टिमिज्म पर, मेडिटेशन पर लिखता हूँ, और बहुत सारी चीज़ों पर जो पॉजिटिविटी से जुड़ी हुई हैं, जो पॉजिटिव साइकोलॉजी से जुड़ी हुई हैं, उन चीज़ों पर लिखता हूँ, क्योंकि मैं स्टूडेंट रहा हूँ पॉजिटिव साइकोलॉजी का, आज भी स्टूडेंट हूँ। और कभी कभी फिलॉसफी के कुछ विषयों पर भी लिखता हूँ, क्योंकि मैं स्टूडेंट फिलॉसफी का भी रहा हूँ। तो लेकिन कविता में एक अपना अलग आकर्षण है, कविता में अपना एक अलग चैलेंज है। कविता आपके सामने ये चैलेंज खड़ा करती है कि आप गागर में सागर भर के दिखाइए। जो बात आप एक पूरे लेख में, पूरे 5000 शब्दों के लेख में कह रहे हैं, वो एक कविता या छोटी कविता में उसको पूरा समेट कर दिखाइए। ये जो एक चैलेंज है, ये सिर्फ कविता ही आपको दे सकती है, और इसीलिए कविता ने मुझे आकर्षित किया। जी जी, बहुत अच्छा लगा। और जैसा कि मैंने कहा कि बीच बीच में आपकी कविताएं भी होती रहें, किसी कविता के आह्वान के पहले मैं आपकी एक कविता पढ़ना चाहता हूं, जो कि आपके व्यक्तित्व का भी एक रूपायन है। कभी व्यक्ति के भीतर जो करुणा होती है, जो सद्भावना होती है, जो अपना पक्ष तय करती है आम आदमी के पक्ष में। तो एक कविता आपकी है 80 घाट का बांसुरी वाला में, जिसका शीर्षक है दोनों तरफ। आप लिखते हैं, तुम्हें रुला भी दूंगा कुछ बुरा बोल के, और रो भी दूंगा। तुम्हें रुला भी दूंगा कुछ बुरा बोल के, और रो भी दूंगा तुम्हें रोता देखकर। बस इसी तरह से दोनों तरफ हूं मैं। ये जो कवि है, दोनों तरफ, उसका दोनों तरफ क्या होता है? इस प्रश्न के उत्तर के साथ हम चाहेंगे कि ऐसी ही कोई कविता आप हमारे सहचिंतकों को, जो आपको हमको सुन रहे हैं, आपकी कविताएं भी सुने, तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस बारे में क्या सोचते हैं, और फिर कोई कविता आपकी। देखिए, कवि के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है एम्पैथी और कंपैशन का। उसके सामने जो भी व्यक्ति हो
जो भी उसकी कविता का सब्जेक्ट मैटर हो, उसके मन तक अगर वो पहुंचकर उसके मन की थाह ले सकता है, तो वो कवि है। जी तो वो कविता में उसको पूरी तरह से उकेर सकता है। तो ये जो कविता है, ये लगभग उसी तरह की कविता है कि कवि सामने वाले के मन की थाह लेने के लिए उसके मन की तह तक पहुंच चुका है। तो ये मुझे लगता है कि कविता का जो सबसे बड़ा गुण है या सबसे बड़ा लक्षण है, वो यही है कि आप मानवीय संवेदना को कितनी गहराई तक छू सकते हैं। तो ये कविता लगभग उसी उसी जो प्रयास का प्रतिनिधित्व करती है कि कवि जी मानवीय संवेदना की तह में जाकर उसको छूने की कोशिश कर रहा है। जी जी जी। तो अब कविताएं सुनना चाहेंगे? कोई एक कविता? जी जी। लगभग इसी तरह की एक छोटी सी कविता मैं जी शुरुआत करूंगा, जो आपने कहा कि एम्पैथी और कंपैशन से जुड़ी हुई कविता। तो लगभग उसी तरह की एक उसी भावों की एक कविता है। जी जी इसका शीर्षक है अंतराल का डर। बहुत अंतराल का छोटी सी डर। कविता है। जी जी। अंतराल का डर, अंतराल यानी मतलब वक्फा। हम्म। मैं तुमसे कुछ मांगूं, तुम शर्तिया दे ही दोगे। मैं तुमसे कुछ मांगूं, तुम शर्तिया दे ही दोगे। पर मेरे मांगने और तुम्हारे देने में, पर मेरे मांगने और तुम्हारे देने में जो एक पल का वक्फा है, पर मेरे हाँ। मांगने और तुम्हारे देने में जो जो एक एक पल पल। का वक्फा है, एक पल की कशमकश का वक्फा मुझे डराता है। एक पल की हाँ। कशमकश का वक्फा मुझे डराता है। क्या बात है! बहुत अच्छी कविता है। और इसी कारण से मुझे लगता है कि आपकी कविताओं की पृष्ठभूमि में मनोविज्ञान की अपनी जगह है। कभी आपने हमसे बातचीत में कहा था कि साहित्य में, साहित्य तो है ही, मनोविज्ञान भी है, दर्शन भी है। वो त्रिआयामी, 3 आयाम आपने डायमेंशंस बताए थे, वे साहित्य में सारे मिल जाते हैं। वो कौन से डायमेंशंस थे, क्या वे याद आते हैं आपको? और यह भी कि मनोविज्ञान आपका प्रिय विषय है, इसमें दिलचस्पी कैसे जगी? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मेरा मानना है कि कविता में और बल्कि लिटरेचर में मनोविज्ञान का और दर्शन का, यानी कि साइकोलॉजी का और फिलॉसफी का बहुत बड़ा रोल है। बल्कि मैं यूं कहूंगा कि पूरा साहित्य साइकोलॉजी और फिलॉसफी के जो फाउंडेशन है, उसके ऊपर बुना गया है। क्योंकि जी अगर हम किसी भी विधा से, किसी भी रचना से उसकी जो फिलॉसफी है, उसकी जो विचारधारा है, गूढ़ विचारधारा है, और उसके अंदर जो मनोविज्ञान है, यानी कि जो सब्जेक्ट्स हैं, उनके मन को पढ़ने की जो कला है, अगर उसको हम निकाल दें, तो मुझे लगता है कि साहित्य में कुछ बचेगा नहीं। इसीलिए मैं मानता जी हूं कि लिटरेचर, फिलॉसफी और साइकोलॉजी, इन तीनों का जब संगम होता है, तो एक बहुत अच्छी रचना बनती है। और ये तीनों विषय ही जो है एकेडमिक्स की दुनिया में बहुत इम्पोर्टेंट विषय हैं। तो जैसे मेरा रुझान लिटरेचर की तरफ था, तो वहीं से चलते चलते मैं फिलॉसफी और साइकोलॉजी में भी मेरा रुझान बना, और फिर मैंने उसको बहुत सलीके से उसका अध्ययन किया और उसकी पढ़ाई की। और इसीलिए मैं फिर जी बाहर जब गया, तो मैंने वहाँ पर मास्टर ऑफ अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी का अध्ययन किया यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से, जो अ, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ उस यूनिवर्सिटी का और अपने सीनियर प्रोफेसर्स का, कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया वहाँ पर आकर अध्ययन करने का। जी। असल लूथरा साहब, मनोविज्ञान तो बहुत बड़ा विषय है। उसमें भी आपका विषय खास है पॉजिटिव साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी चूंकि बड़ा विषय है, तो मैं जानना चाहूँ मनोविज्ञान में क्या चीज है जो आपको ज्यादा अपील करती है, ज्यादा खींचती है? देखिए, बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, सब उनको जानते हैं, सिगमंड फ्रॉइड। और सिगमंड फ्रॉइड का हम्म। एक बड़ा मशहूर कोट है। वो कहते हैं, एवरीवेयर आई गो आई फाइंड अ पोएट हैज ऑलरेडी बीन देयर। हाँ। Everywhere I go, I find a poet has already been there.
सिगमंड फ्रॉइड जैसा जो साइकोलॉजी का बहुत बड़ा स्तंभ है, वो ये कहता है कि कवि जो है वो साइकोलॉजिस्ट से भी बड़ा है। तो अब इसमें कोई विवाद नहीं रह जाता कि हम जितने भी कवि हैं, हम जितने भी कविता के उपासक हैं, वो मानवीय मन को पढ़ने की क्षमता रखते हैं, मानवीय जी संवेदना को पहचानने की क्षमता रखते हैं, और जो हमारे भाव हैं, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उन सबको अपनी रचनाओं में अच्छे से बुन सकते हैं, अच्छे से गूंथ सकते हैं। जी जी। चलिए, तो जाहिर है कि एक चीज और पूछना चाहूंगा कि चूंकि मनोविज्ञान से जुड़े हुए जो विषय हैं, जैसे प्रसन्नता है, सुख क्या है, दुख क्या है, या मेडिटेशन है, या पेरेंटिंग है, जिसपे कि आप लिखते रहें, या सेहत को लेकर, तो ये जो तमाम चीजों पर लिखने का जो क्रम है, जिससे कि समाज का मनोविज्ञान, एक व्यक्ति का मनोविज्ञान, एक जीवन का मनोविज्ञान जुड़ा हुआ है, सारी लगभग एक ऐसे जंक्शन पर आके सारी चीजें मिलती हैं। तो इस पर आप कई अहम वेबसाइट्स में लिखना शुरू किया है आपने, जैसे medium.com है, और आपने बताया था कि स्पीकिंग ट्री के लिए भी आपने लिखा है, और कुछ जी अन्य अखबारों के लिए भी आप अग्रलेख कभी कभी लिखते हैं। जी। तो इसका विस्तार कहाँ तक है? वेब पोर्टल्स पर लिखने की शुरुआत आपने क्या इसी मनोविज्ञान की तह में जाने के लिए किया? आपके लिए काफी मैं पसंद किए जाते हैं, काफी पढ़े जाते मैं मनोविज्ञान का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने कहा कि जो 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 कुछ भी मैंने मनोविज्ञान के माध्यम से नॉलेज के रूप में पाया है, मुझे उसको बड़े लोगों के साथ, पाठकों के साथ शेयर करना चाहिए। देखिए, नॉलेज आपके पास है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन स्वांत सुखाय से बहुजन हिताय तक तो हम सबको स्वांतः सुखाय से जाना बहुजन ही हिताय। है। जी हाँ, तो मेरा मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि स्वांत सुखाय से मैं बहुजन हिताय तक पहुंच सकूं, और अपना जो मेरे पास जो नॉलेज है, छोटी सी नॉलेज है, छोटी सी विजडम है, उसको मैं जितने भी ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकूं, ये मेरा प्रयास है। जी। लूथरा साहब, हमारा समाज बड़ा जटिल समाज है, अनेक समूहों का, जातियों का, धर्मों का, विचारों का, विविधताओं का समाज है। और इस समाज से गुजरते हुए, इस समाज के मनोविज्ञान से गुजरते हुए क्या सोचते हैं आप, एक नागरिक के रूप में, एक कवि के रूप में? देखिए, जो सोशल साइकोलॉजी है वो अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और मैं समझता हूँ कि मनोविज्ञान जो है वो साहित्य के साथ मिलकर और फिलॉसफी के साथ मिलकर एक ऐसी रचना खड़ी करता है कि जिसको ना सिर्फ वो एक इंडिविजुअल को प्रभावित करता है, बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करता है। जी और जी इस मायने में लिटरेचर का बहुत बड़ा योगदान है समाज को प्रभावित करने में। जिस तरह का लिटरेचर हम लिखते हैं, वो ठीक है, वो हमारी एक इंडिविजुअल एफर्ट होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें समाज का दर्द छुपा होता है, कहीं ना कहीं उसमें एक इच्छा होती है कि शायद इससे समाज का कोई भला हो। तो इस मायने में मैं समझता हूँ कि लिटरेचर, फिलॉसफी, साइकोलॉजी ये समाज के लिए, समाज को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। जी जी, बहुत धन्यवाद। और अब मैं कुछ कविता के सवालों की ओर मुड़ूं। मेरी जी जिज्ञासा फिर एक कविता सुनने को लेकर है जी। कि कौन सी कविता है जिसमें कि एक कविता होने का भाव पूरी तरह से स्पंदित होता है, हम पढ़कर महसूस करते हैं कि कवि की सोची हुई दुनिया में पहुंच जाते हैं, और ऐसी कोई कविता हम आपसे सुनना चाहेंगे। बहुत मुश्किल है इस तरह की कविता सुनाना, क्योंकि ये तो लगभग वो कविता होगी जो सारी कसौटियों पर खरी उतरे। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी लूथरा कवि के साहब, लिए तो हर ये हर आसान। कविता अपनी कसौटी, हर कविता अपनी कसौटी लेकर पैदा होती है। आपकी कविता में भी कोई ना कोई कसौटी होगी। आप कोई कविता सुनाए, आप उसका तो प्रतिबिंब हम मैं उसमें आपको एक देख छोटी सकें। सी कविता सुनाता हूँ, जिसको वो इसलिए मैं इसको बहुत अच्छी कविता समझता हूँ
क्योंकि इसको मैंने कई वर्ष पहले लिखा और आज भी मुझे हैरानी होती है, जबकि मैं एक कवि के रूप में इतनी लंबी यात्रा तय कर चुका हूँ, आज भी मुझे हैरानी होती है कि क्या मैं फिर ऐसी कविता लिख पाऊंगा, और कभी कभी लगता है नहीं लिख पाऊंगा। तो उस मायने में ये कविता मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत छोटी सी कविता है, इसका जी। शीर्षक है धीरे धीरे। हम्म। धीरे धीरे शब्द पकड़ा, अर्थ बीत गया। हाँ, शब्द शब्द पकड़ा, पकड़ा। हम्म। अर्थ बीत गया। अर्थ जागा तो शिल्प रीत गया। शब्द पकड़ा, अर्थ बीत गया। अर्थ जागा तो शिल्प रीत गया। शिल्प समझा तो बिंब सूना। शिल्प समझा तो बिंब सूना। बिंब उतरा तो रस जूठा। शिल्प समझा तो बिंब सूना। बिंब उतरा तो रस जूठा। रस आने लगा तो जीवन बीत गया। हाँ, रस आने लगा तो जीवन बीत गया। क्या बात है। हमारे यहाँ संस्कृत में कहा गया है, कालो न यातः वयमेव यातः, भोगो न भुक्तः वयमेव भुक्तः। समय नहीं बीतता, हम बीतते हैं। जी। भोग हम नहीं करते, भोग हमें भोगता है, हम्म। हमारा उपभोग करता है। तो ये जीवन दर्शन है। अब आप जैसा कह रहे थे कि साहित्य ही या कविता ही वह रास्ता है जहां मनोविज्ञान भी मिलता है, जहां दर्शन की प्रतीति भी मिलती है। तो ये जीवन दर्शन है। और जी। हम ये जानते हैं कि लेकिन जैसा कि आपकी कविता में झांकने पर मुझे लगता है कि उसमें निज का प्रतिबिंब मिलता है। जैसे हम आईने में अपनी सूरत देख रहे हो। कभी नीरज जैसे लोकप्रिय कवि ने लिखा था, कहा था कि सुंदरता भी खुद से शर्मा जाए। सुंदरता भी खुद से शर्मा जाए, यदि वाणी भी मिल जाए दर्पण को। यानी आदमी की कलई खुल जाए यदि दर्पण बोलने लगे। जी। लेकिन कविता समाज का दर्पण है। कविता एक ऐसा दर्पण है जो कोई कवि बड़े साहस से, किसी कबीर की तरह समाज की मलिनताओं को उजागर करता है। किसी मुक्तिबोध की तरह कहता है, फिर भी मैल, फिर भी मैल। इसीलिए उनको सभ्यता समीक्षक कहा गया। तो आप तो उसी सभ्यता समीक्षक, मुक्तिबोध और कबीर के वंशज हैं। तो कविता समाज का दर्पण है, वो हमारे मन का दर्पण है। तो जीवन और समाज के इस दर्पण यानी कविता को लेकर को कैसे को रिलेट करते हैं? देखिए, ऐसा है, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि कविता जो है वो अपने आप को परीक्षण करने की एक विधि है, अपने आप से संवाद करने की एक विधि है, अपने आप को जांचने की का एक तरीका है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि कविता में वो विलक्षणता है जो बाकी किसी विधा में नहीं है। आप शायद उपन्यास के माध्यम से आत्म साक्षात्कार ना कर पाए, अपने से बातचीत ना कर पाए। आप शायद किसी कहानी के माध्यम से अपने ही दृष्टा ना बन पाए, लेकिन कविता के माध्यम से आप ये कार्य कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि हमारा जो सबसे बड़ा कार्य है, हमारा जो सबसे बड़ा कार्य है आज के समाज में, वो ये है कि हम अपने भीतर झांक सकें, एक दृष्टा भाव से झांक सकें, स्थित प्रज्ञ होकर झांक सकें। एक छोटी सी कविता आपको सुनाऊंगा जो हाँ, आत्म स्थित प्रज्ञ पर एक की कविता है। आपकी है। हाँ, एक जी, स्थित प्रज्ञ पर भी स्वागत। सुनाता हूँ। उससे पहले एक छोटी सी और कविता सुनाता हूँ। इसका जी, शीर्षक है युधिष्ठिर या निरुत्तर। युधिष्ठिर युधिष्ठिर या या निरुत्तर। जी, जी। निरुत्तर। युधिष्ठिर के पास सारे प्रश्नों के उत्तर थे। हम्म। बड़े से बड़े यक्ष प्रश्नों के उत्तर युधिष्ठिर के पास थे, तो इसलिए इसका शीर्षक है युधिष्ठिर या निरुत्तर। निरुत्तर। बहुत छोटी सी कविता। जी, कड़वे जी, या स्वागत। मीठे, हम्म। कड़वे या मीठे, सारे प्रश्न अपने आप ही से तो पूछने हैं। हम्म। कड़वे या मीठे, सारे हम्म। प्रश्न अपने आप ही से तो पूछने हैं। मैं ही यक्ष, मैं ही युधिष्ठिर। हम्म। मैं ही यक्ष, मैं ही युधिष्ठिर, और मैं ही निरुत्तर। मैं क्या ही यक्ष, बात है। युधिष्ठिर, और मैं ही निरुत्तर। अद्भुत कविता है। देखिए, जब आपने लिखी थी तो मुझे ऐसा ज्ञात हो रहा है कि आपने भेजी थी ये। कड़वे या मीठे सारे प्रश्न अपने आप ही से तो पूछने हैं। कविता इसी मायने में आत्मनिरीक्षण है, आत्म परीक्षण है और अपनी कसौटी भी है। हर कविता जैसे अपनी कसौटी है।
और इसलिए मैंने कहा कि क्या क्या ही बेहतरीन कहा कि मैं ही हूं यक्ष, मैं ही हूं युधिष्ठिर और मैं ही निरुत्तर। मुझे लगता है कि इसमें एक व्यक्ति का आईना भी है, व्यक्ति का प्रतिबिंब भी है, हमारे समाज का प्रतिबिंब भी है, जो व्यक्ति का ही समष्टिगत रूप है, हमारी प्रवृत्तियों का रूप भी यही है। तो ये बहुत अच्छी बिल्कुल कविता है। एक जी। आपने कविता साहस को लेकर लिखी थी, क्या वो याद है इस समय? साहस। साहस एक बहुत ही छोटी सी कविता है, और जी, मुझे बहुत मजा आया था उस कविता को लिखकर। बहुत ही छोटी सी, वो भी आपने सिर्फ चार चार पांच पंक्तियों पंक्तियों में की। लिखी है। जी। साहस। तुम ही करके साहस, तुम ही करके साहस, इस तरह रोक लेना मुझे। हम्म। तुम ही करके करके साहस, साहस। इस तरह रोक लेना मुझे। मैं जा ही ना सकूं कभी, मैं जा ही ना सकूं कभी, करके भी साहस। क्या मैं बात है। जा ही ना सकूं कभी, करके भी साहस। तुम ही करके साहस, इस तरह रोक लेना मुझे। तुम ही करके साहस, इस तरह रोक लेना मुझे। मैं जा ही ना सकूं कभी, करके भी साहस। मैं जा ही ना सकूं आपने कभी। साहस के दो प्रतिबिंब खड़े किए हैं यहां पर। एक तो जी साहस है रोकने का, और एक है कि जी। न जा सकने की, जो एक वो साहस है। दो साहस को आपने आमने सामने कर दिया है। मुझे लगता है कि शब्दों का बिल्कुल। खेल या शब्दों के खेल में आपका कभी भी दिलचस्पी लेता है। जैसे हमारे समय के अनन्य कवि विनोद कुमार शुक्ल लेते हैं। विनोद कुमार शुक्ल भी ऐसे जी शब्दों का खेल करते हैं, और शब्दों के खेल खेल से एक बड़ी कविता संभव करते हैं। शब्दों के खेल को लेकर जैसे सृष्टिकर्ता सृष्टि की आकारों प्रकारों रूपाकारों से खेलता है, कभी भी चूंकि अपारे काव्य संसारे कवि प्रजापति, छोटा मोटा प्रजापति हर कवि है। और इस रूप में आप शब्दों से किस तरह खेलते हैं और खेलते हुए कैसा सुख पाते हैं, इसका वर्णन करें थोड़े में। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, शब्द हमारे लिए एक बहुत बड़ा माध्यम है। सिर्फ कवि के लिए नहीं, सिर्फ रचनाकारों के लिए नहीं, किसी भी व्यक्ति के लिए जो शब्द हैं वो बहुत बड़ा माध्यम है। क्योंकि आपके मन में बहुत अच्छे विचार हो सकते हैं, आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो बड़ा क्रिटिकल हो सकता है, आपके भाव बड़े सुंदर हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास अच्छे शब्द नहीं है तो आप उनको व्यक्त कैसे करेंगे? तो इसलिए मेरा मानना है कि चाहे कोई व्यक्ति कवि है, चाहे लेखक है, या कोई साधारण व्यक्ति है, उसको भी अपने शब्दों के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। क्योंकि एक बार मुंह से निकला हुआ शब्द वापस नहीं आ सकता। तो शब्दों का। जी। हाँ लुथा साहब जी। अच्छा, ये जी तो बहुत अच्छी बात आपने कही है। अब आपसे कुछ सवाल ऐसे करते हैं कि कविता एक विचार भी है, कविता का संवेदना से भी ताल्लुक है। तो चूंकि आपकी न केवल कविताएं बल्कि आपके लेख में भी आपका चिंतक बोलता है, इसीलिए लोग आपको परिचय में अब पुलिस अधिकारी धीरे धीरे पीछे छूटता जाएगा, आपका कवि आपका चिंतक एक शिखर पद पर अधिष्ठित होता जाएगा, जिसमें सर्वाधिक आपके कवि को संतोष मिलेगा। तो जब आप चिंतक की मनोभूमि में उतरते हैं तो कविता आपके लिए विचार भी हो जाती है। तो इसे किस हद तक आप अपनी कविता में किसी विचार को कैसे संप्रेषित करते हैं? मुझे तो लगता नहीं कि इसको पढ़कर ये जाना जा सके कि आप मार्क्सवादी हैं, आप व्यक्तिवादी हैं, आप समाजवादी हैं, या किसी विचारधारा का प्रवर्तन करते दिखते हैं अपनी कविता में स्थूल रूप में। ऐसा तो आपकी कविताओं को पढ़कर नहीं मालूम होता। तो फिर आप कविता में ऐसे विचार का, जो कि तजिंदर लूथरा एक कवि के रूप में उनका विचार हो, कहा जाए कि उन विचारों के वाहक लूथरा जी हैं एक कवि के रूप में, इसे कैसे संभव करते हैं? देखिए, मैं सभी तरह की जो विचारधाराएं हैं उनका सम्मान करता हूँ, और किसी विचारधारा से मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन मेरा मानना यह है कि मुझे नामवर सिंह जी की एक बात याद आती है। मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ आज भी, और उनसे जब वो जीवित थे तो उनसे बहुत नज़दीकी से जुड़ा रहा। नामवर सिंह जी ने एक बार कहा कि आलोचना के तो सबसे बड़े स्तंभ थे वो हिंदी साहित्य के,
तो जी जी उनसे किसी ने पूछा कि आलोचना की कसौटी क्या होनी चाहिए, क्या हमें रचनाओं को प्रगतिशील आलोचना के माध्यम से देखना चाहिए या मार्क्सवादी आलोचना के माध्यम से देखना चाहिए या किसी जी और आलोचना के माध्यम से देखना चाहिए। तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि आलोचना को रचना की तरफ लौटना पड़ेगा। हाँ, क्या बात है। आलोचना को रचना की तरफ लौटना पड़ेगा। हम एक तरह के